हम अभी फ़लसफ़े को सम अप कर रहे हैं, और ये भी एक एविडेंस है उसी चीज़ का जो मैं बार-बार कहता आ रहा हूँ कि कांट इज़ अ वाटरशेड मोमेंट इन फ़िलॉसफ़ी। क्योंकि अब हम आपने देखा हर एक चीज़ जो हम बात कर रहे हैं उससे पहले हम सम अप कर रहे हैं फ़िलॉसफ़ी को और फिर बोल रहे हैं उस पे वर्क क्या हुआ। अभी आप जब हम हीगल को ख़त्म भी करेंगे तो यू वुड रियलाइज़ कि ही काइंड ऑफ एग्रीज विद एवरीथिंग कांट सेज, कोई उससे डिपार्चर अब नहीं होगा। सो बाय द वे, कल मैं आपको एक टेक्स्ट के बारे में कह रहा था, प्रोबेबली द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट इज हीगल का फिलॉसफी ऑफ राइट्स एंड कार्ल मार्क्स का नोट्स ऑन फिलॉसफी ऑफ राइट्स। तो ये है। चलिए फिर से आज डे वन से शुरू करना है हमको, गोइंग बैक टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। उन्होंने रियलिटी को कैसे देखा था? एज वन, जो है वो है, एक है, दैट्स ऑल। उनका जो डॉक्ट्रिन ऑफ मैटर था वो हमने देखा वहाँ पे भी वो रूडिमेंट्री था। जितना हम लेटर लेवल पे आगे फिलॉसफी आगे बढ़ती गई, वहाँ पे अर्ली डेज में इट वाज वेरी, मतलब दे कुड नॉट फुली एसिमुलेट द रियलिटी ऑफ माइंड एंड मैटर, इसको एक कैसे करे, बट वट एवर द थिंग इज, एक है, जो है एक है। फॉर अदर्स हु आर जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट in one go, or if you do not understand everything in one go, it's very important that you still stay, because you would never really understand if you leave when you do not understand. Stay, go through the process. I assure you, by the end of it, you would have known more than when you entered the room. And in a few tries, you get to understand. I say this for others, those who are new today, I'm repeating it for them, that I have studied ये चीज़ें like 5 or 6 times. This is 6th or 7th time I'm reading these things. तो यहीं पे हम इसको दूसरी बार पढ़ रहे हैं, and I do not understand it. Every time I read it, I understand it better. So it's a process, and going through that process is very important. And it doesn't mean that 7 is the some number. There are intelligent people who get it in one go. Some get it in two go. I'm still getting it. So someone might get in like in 10 tries. It's okay. It's perfectly fine. Your own insights, they can develop in one go, two goes, three goes, whatever. But you understand it at the end of the day. So Plato, Aristotle, they maintain the sole reality of ideas and forms. और ये आइडियाज और फॉर्म्स उन्होंने सिस्टम में डाले थे, इफ यू रिमेंबर। ये एफिजड नहीं थे, लेकिन व्हाट लिंक देम विद ईच अदर, वी इफ यू रिमेंबर वहाँ पे हमने बात की थी, दे वर नॉट एबल टू टेल अस द एग्जैक्ट लिंक बिटवीन ऑल ऑफ दिस। आई मीन दे डिड, बट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्टरी नहीं है मॉडर्न स्टैंडर्ड से। हिगल ने ये जो थ्योरी ऑफ आइडियाज थी, इसको काइंड ऑफ कंसिस्टेंट बनाया by advancing a new doctrine of a concrete universal. और ये वहीं से शुरू होती है बात, फ्रॉम द व्यू पॉइंट कि देयर we have to study reality as a whole. We have to find the concrete universal. We have to find that one thing knowing which we would know everything else. We have to find that one law, the theory of everything. And for Hegel, metaphysics का काम यही है, यही काम है मेटाफिजिक्स का, टू फाइंड दिस वन अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंसानियत में हर जगह है, वट एवर फील्ड यू वांट टू गो इन, इंसान उसको वहदानियत की तरफ ले जाना चाहता है, इंसान उसको तौहीद की तरफ ले जाना चाहता है। ये इंसान के अंदर की फितरत है, द यूनिटी ऑफ बीइंग की तरफ ले जाना हर एक चीज़ को। यहाँ पे भी ऐसा ही, साइंस में भी यही हो रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, टू फाइंड द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। इफ यू रिमेंबर, प्लेटो ने आइडियाज का कंसेप्ट दिया, एरिस्टोटल ने फॉर्म का कंसेप्ट दिया। हमने देखा कि उन दोनों में डिफरेंसेस हैं बहुत सारी, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर डिस्कशन यू कैन से कि प्रैक्टिकली दे आर बोथ द सेम थिंग्स। येट वी वुड हैव टू गो वन स्टेप पीछे, हमको जाना पड़ेगा। हम
सोक्रेटिस से स्टार्ट करते हैं। कल जो रूम का हमारा टाइटल था फ्रॉम सोक्रेटिस टू हेगल, हमने वी डिड नॉट टेक अप सोक्रेटिस यस्टरडे बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि वी वुड include this concrete universal कल वाले सेशन में, but we couldn't. Now that would make sense to you कि why I wanted Socrates also. पहले हम सोक्रेटिस से शुरू करते हैं। सोक्रेटिस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था आइडिया या फॉर्म के बदले? The rudimentary the rudimentary form of Aristotle is idea of Plato. The rudimentary form of the idea of Plato is Socrates का concept. So these are technical terms. Concept for Socrates, idea for Plato, form for Aristotle. अब ये क्या था ये Socrates का concept? Concept is something जो human mind पे depend करता है। आप ये आपके अंदर है कुछ। जब आप चीज़ों को देखते हैं, ये ट्रांजिटरी, मोमेंटरी, रिलेटिव थिंग्स को जब आप देखते हैं, इससे जो आप अपने माइंड में अक्स करते हैं वो कंसेप्ट है। सोक्रेटिस के लिए वो होता है कंसेप्ट। सोक्रेटिस के हिसाब से देखिए, इल्म ऑब्जेक्टिव है, इल्म यूनिवर्सल है, सभी इंसानों के लिए है। अगर ये यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये इल्म ही नहीं है। इसके बारे में बात करना मेक्स नो सेंस। And for Socrates, if it has to remain objective, if it has to remain universal, it cannot be confined to perception. ये परसेप्शन में लिमिटेड नहीं होगा। तो कहाँ जाएगा उस्ताद? Socrates will reply, it has to go beyond perception to concepts. जैसे इंडिविजुअल काउज आपने देखी हजारों करोड़ों लाखों, इंडिविजुअल इंस्टेंस एक एक है। The concept of cow instantiated in a particular cow which is live, which gives 14 liters of milk a day. Instantiated in a cow which is of a breed that is not Indian. Instantiated in a cow who just gave birth to a calf. Instantiated in a cow which is 20 years old. So all of these instances are instantiating what? They something of cow. This something of cow is cowness. अब ये पूरी फिलॉसफी की बहस फिर इसी से है, ये काउनेस है कहाँ? प्लेटो वुड से ये दूसरी दुनिया में है। एरिस्टोटल कहते हैं कि हाँ है तो काउनेस है, लेकिन ये कहीं दूसरी दुनिया में नहीं, ये काउ में है। लेकिन हम सोक्रेटिस देख रहे हैं। सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं? सोक्रेटिस कहते हैं ये जो कंसेप्शन ऑफ काउ है हमारे अंदर, द कंसेप्ट ऑफ काउ, ये हम डिराइव करते हैं बाय द परसेप्शन ऑफ वेरियस काउज। हम जितनी काउज को देखते हैं, हम उनसे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं काउनेस। हम उनकी एक्सीडेंटल और वेरिएबल क्वालिटीज जो हैं साइज की, कलर की, हम इनको कैंसिल करते हैं, जो बचता है वो काउनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ब्राउन काउ दिखाऊं और आपको एक ब्लैक काउ दिखाऊं, दोनों में से एक का कलर मान लीजिए आपने माना कि ब्राउन इज द काउ, लेकिन इसके ब्लैक कलर से आप ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज नॉट काउ। सो फ्रॉम दिस सोक्रेटिस इज टेलिंग यू दैट you realize that blackness and brownness is not an essential feature of a cow. So there can be a cow which is not black, there can be a cow which is not brown. ऐसे ही the age for example, ये वाली गाय 5 साल की है, ये वाली गाय 15 साल की है, लेकिन दोनों गाय है। That means age is also an accidental quality. It is a quality which varies between cows. So it is also not what is essential to a cow. Now ये सब करने के बाद, ये एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस करने के बाद, what remains is cowness. And without that cowness, this cow would not be cow. It would become a dog now, it would become a table now, it could become a human now, but it's not a cow anymore. It can be 5-year-old, but it is a table. It can be brown, but it's a human. It's not a cow anymore if it does not have cowness. So cowness is a concept, जैसे humanity is a concept, redness is a concept of different shades of color and so on. So these are concepts, but these are derived from the things that are there. Notice the concept of cowness, humanity, color, this goes beyond these particular instances. It embraces the whole class of cows.
The class of cows, it includes number of particular instances, but it is beyond it. तो काउनेस जो है, कंसेप्ट जो है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसमें होती है, और यही सोर्स है सोक्रेटिस के लिए ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल नॉलेज का. बट नोटिस इसमें, ये कंसेप्ट बाहर जाहिरी दुनिया में है क्या? विजिबल तो नहीं है. अगर है भी ये जाहिरी दुनिया में, apparently visible नहीं है. We always see an instance of cow, we never see an cowness instantiated. हम काउनेस नहीं देखते, हम काउस को देखते हैं इंडिविजुअली. तो सोक्रेटिस के लिए जो कंसेप्ट है, ये ह्यूमन डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करके यूनिवर्सल नॉलेज हासिल करते हैं. और अगर ये ह्यूमन डिवाइस है, अगर ह्यूमन ही नहीं है, तो क्या काउनेस है? तो काउनेस भी नहीं है. दैट मीन्स it cannot be imagined independently of human mind. This is our first stepping stone. Socrates, बहुत पुरानी बात, rudimentary फलसफा. फिर आते हैं प्लेटो, अफलातून. ये क्या करते हैं? आपने देखा कि सोक्रेटिस ने कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट को यूज किया एज एपिस्टेमिक डिवाइस, एज एन एपिस्टेमोलॉजी विच एक्सप्लेन्स नॉलेज. प्लेटो ने क्या किया था? प्लेटो ने इसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू मेटाफिजिक्स, इनटू एन ontology, इनटू ए थिंग दैट एग्जिस्ट्स इन इटसेल्फ, व्हिच डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स. द कंसेप्ट ऑफ आइडिया, व्हिच इज रियल, व्हिच एग्जिस्ट्स समवेयर. प्लेटो के लिए कंसेप्ट्स ह्यूमन हैं, सही बात है, लेकिन ये चीजों की एसेंस हमको बताते हैं. चीज हकीकी मायने में है क्या, ये हमको वो बताते हैं. काउ इज नॉट ब्राउन, काउ इज नॉट 15 year old, काउ इज काउनेस. ये ऑब्जेक्टिव एंटिटीज हैं which we know through conceiving. This is not a chance by virtue of which the theory of concept has led to this theory of ideas. ग्रीक्स के अंदर इसके ऑलरेडी सीड्स थे. वो नॉलेज और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को सेपरेट नहीं करते थे. फॉर देम knowledge and object of knowledge are the same thing. So when you say cow, that cowness, that means there must be a cowness somewhere. तो उनके पास ऑलरेडी इसके सीड्स थे जो प्लेटो बात कर रहे हैं. परसेप्शन में जो चीज़ें हैं, इट रिवील्स अ थिंग. डिफरेंस इतना ही होगा कंसेप्ट्स और परसेप्ट्स में कि परसेप्शन जो चीज़ें रिवील करती है, ग्रीक्स के लिए मैं कह रहा हूँ, नॉट नेसेसरली फॉर प्लेटो, वो चीज़ ट्रांजिटरी होगी, रिलेटिव होगी, येट वट एवर यू परसीव, it has some reality associated with it. For the Greek, perceiving could not be imagined to be like subjective and solipsistic. ऐसा नहीं था. So, according to this realistic thinking, corresponding to the process of conceiving, there is an objective essence of things जो हम conceive कर रहे हैं. तो प्लेटो जब ये कहते हैं कि when I conceive cowness, cowness must exist somewhere. So it exists independently of human thinking, and that's why we were able to conceive it. If it did not exist independent of human thinking, ये कहीं पे conceive, ये ना हम conceive कर सकते ना ये कहीं पे exist होती. And once again, it should not sound strange to you, क्योंकि ordinarily आप भी तो नहीं कहते ना कि all the red things, that is all red is. Redness is not exhausted by any number of red shades. There can be a new thing tomorrow that would be red. ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं करती रेडनेस को. देयर इज़ रेडनेस इज समथिंग बियॉन्ड ऑल रेड शेड्स. और लेटर फिलोसफर्स में इनफैक्ट इवन रसल वो भी इसको किसी हद तक अलाउ करते हैं. अर्लियर डेज में तो करते ही हैं. खैर, लेकिन प्लेटो ने इनको
ये जो इंडिपेंडेंट रियलिटीज़ हैं आइडियाज़ की, इनको कहाँ बोला है, कहाँ पे एग्जिस्ट करते, दिख तो नहीं रही है हमें। सो फॉर हिम दे एग्जिस्ट इन लाइक सम हेवनली रेल्म, ये कई दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इस स्टेटमेंट को अगर आप अभी ध्यान दें तो ये शायद मेटाफोरिकली भी यूज़ हुआ। जब हमने इसको पहले पढ़ा हमने इसको लिटरली लिया, कोई है दूसरी दुनिया जहाँ पे, और थियरी ऑफ रेमिनिसेंस जो है प्लेटो की कि वी हैव बीन टू दैट वर्ल्ड, हमारे पुनर्जन्म हो रहे हैं और पिछले जन्मों में हमने उन चीज़ों को देखा था, दैट्स व्हाई वी रिकॉग्नाइज अ काव इन दिस जन्म। When we see a cow, we recognize a cow because we have seen the cow in the previous janam. We have seen the ideal triangle. That's why when we see these rudimentary forms of triangles in our lives, we think that it's a triangle. लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम इसको मेटाफोरिकली भी देख सकते थे इस स्टेटमेंट को, कि प्लेटो was using this metaphor of heavenly abode. All he wanted to say was ideas are real even though they are non-sensible. They're not sensible. अगर ये एक्सप्लेनेशन ले इसकी, तब एरिस्टोटल की क्रिटिसिज्म प्लेटो की सही नहीं है। लेकिन देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, एरिस्टोटल उनके स्टूडेंट थे, उनके सामने थे, और थ्योरी ऑफ रेमिनिसेंस भी ये बताती है कि प्लेटो लिटरली मेंट इट, कि वो कहीं और दुनिया है जहाँ पे हमको उनके साथ वास्ता हुआ था इन द आइडियल वर्ल्ड। खैर आगे बढ़ते हैं। इवन इफ वी ग्रांट दिस रियलिटी ऑफ आइडियाज, चले हाँ है, ये आइडियाज़ हैं, काउनेस है, रेडनेस है, तब भी हमारे पास कुछ सवाल बचते हैं। ये जो आइडिया ऑफ काउनेस है, ये उसी वक़्त एरिस्टोटल ने पूछा। आप देखिए ये सब कुछ एक जैसा रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने बहुत 3,000 साल पहले बात की तो आज उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हेगल कल के फिलॉसफर है और वही बातें अभी भी डिस्कस हो रही है। किसी ने पूछा था मुझसे कुछ टाइम पहले कि, नहीं कहा था, पूछा भी नहीं था, कि इन फिलॉसफीज का क्या फ़ायदा, यू डोंट नीड टू स्टडी प्लेटो एनी मोर, सोक्रेटिस, वी हैव रीच्ड फार बियॉन्ड देम, विच इज़ ट्रू, वी हैव रीच्ड फार बियॉन्ड देम, बट द क्वेश्चंस वी आर एक्सप्लोरिंग आर स्टिल द सेम। देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन क्वेश्चंस, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आंसर्स, बट द क्वेश्चंस आर स्टिल द सेम। So the question that was asked by Aristotle on Plato's कंसेप्ट ऑफ आइडियाज, व्हाट वाज दैट, कि चलो मान लिया मैंने ये आइडियल वर्ल्ड में एक परफेक्ट ट्रायंगल है, और जब मैं वो ट्रायंगुलर शेप दुनिया में देखता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि ये ट्रायंगल है। लेकिन इनकी जो ये रिलेशन है, ये बनी कैसे, इनकी ये रिलेशन कैसे बनी, व्हाट इज इट दैट लिंक्स दीज टू थिंग्स आपस में। तो इफ यू रिमेंबर, प्लेटो ने इसका जवाब दिया था कि दे पार्टिसिपेट इन ईच अदर, बट व्हाट डज इट मीन टू से पार्टिसिपेट। आपने इसको वर्ड दे दिया लेकिन इसका कुछ मतलब है नहीं, प्रॉब्लम स्टिल इज देयर। दे पार्टेक इन वन अनदर, अगेन द सेम थिंग, आपने प्रॉब्लम को नाम दे दिया, अदरवाइज आंसर कुछ नहीं हुआ। ये पहला सवाल है कि जो ये वास्तविक चीज़ें हैं, जो रियल लाइफ में हमारी चीज़ें हैं, जो ये ज़ाहिरी चीज़ें हैं, ये इन आइडियाज़ के साथ कैसे रिलेटेड है। द कंसेप्ट ऑफ cow inside my mind and the cow outside, what links these two? There has to be something that is linking these two. What is that? कौन सी चीज़ है जो इन दोनों में कॉमन है। एंड सेकेंड, ये जो आइडियाज़ हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। द आइडिया ऑफ ट्राइंगल इन माई माइंड एंड द आइडिया ऑफ काउ इन माई माइंड, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये दोनों सवाल हमारे सामने अभी भी रह जाते हैं, इवन इफ वी ग्रांट देयर रियलिटी। प्लेटो ने क्या जवाब दिया था इसका, जो मैंने अभी आपको बोला भी, थिंग्स आर कॉपीज ऑफ द रियल थिंग्स, they just remind us of ideas, they are just poor imitation of ideas, they are imperfectly trying to imitate the ideas। ये उनका एक्सप्लेनेशन था। एरिस्टोटल ने क्या किया, ही मेड द रिलेशन बिटवीन फॉर्म्स एंड थिंग्स मोर क्लोजर बाय होल्डिंग, क्या कहा था उन्होंने, फॉर्म्स आर नॉट फाउंड इंडिपेंडेंटली ऑफ थिंग्स, थिंग्स के अंदर ही फॉर्म है, इट्स ऑलवेज इन देम, इट्स नॉट सम अदर वर्ल्ड। फर्दर एरिस्टोटल ने क्या कहा था, ये जो फॉर्म है ये चीज़ों का पर्पस भी है, ये रीज़न है कि वो क्यों है, ये उनका इन मोस्ट परवेसिव प्रिंसिपल है विच कंट्रोल्स फॉर्म इज व्हाट इज गाइडिंग मैटर टुवर्ड्स बिकमिंग समथिंग। So it's always a process of becoming. So form of a table, it is the matter of table would be wood
wood is from a tree. So form of a table is, ये खींच रही है wood को अपनी ओर कि मैं बन जाओ तुम, you become me. So for Aristotle, this was the principle which controls, and then there is actus purus, जो final cause है हर एक चीज को, वो हर एक चीज को pull कर रहा है towards itself. एरिस्टोटल ने ये एक्सप्लेनेशन दिया था. फॉर दोज ऑफ यू जिनके लिए ये नई है ये सारी एक्सप्लेनेशन, वी हैव बीन डिस्कसिंग दीज पहले से, बट आई एम रिपीटिंग देम हियर. लेकिन हमारे डिस्कशन के लिए अभी आई थिंक रिलेशन ऑफ आइडियाज टू थिंग्स के लिए ये एनफ है हमारे डिस्कशन के. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन कि जो आइडियाज हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है. व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन आइडियाज देमसेल्व्स. इसको कैसे आंसर किया था प्लेटो और एरिस्टोटल ने. Plato, he seemed to have this thought of ideas कि इनका कोई hierarchical system है. They are arranged hierarchically. जो सबसे lowest ideas हैं, they contain the least generality. फिर वो ideas which are intermediate in generality, and then finally the highest general idea which contains everything. इसको आप पिक्चराइज अगर माइंड में करें, ये कहने की बात ऐसी है जैसे आपने हज़ारों वाइट चीज़ें देखी. आपने वाइट पेपर देखा, आपने वाइट वॉल देखी, आपने जितनी भी वाइट चीज़ें हैं आपने वो वाइट देखी, तो उससे आपने वाइटनेस अखज़ किया. ऐसे ही आपने, तो वाइटनेस इज़ मोर, इट हैज़ मोर जनरलिटी दैन वाइट थिंग्स इंडिविजुअली. वैसे ही ब्लूनेस, रेडनेस, ठीक, वैसे ही टेस्ट के मामले में स्वीटनेस, बिटरनेस, सॉरीनेस, ठीक, ये ऐसे. तो ये चीज़ें मोर जनरल है देन इंडिविजुअल. अब देखिए इन कलर्स को, वाइटनेस, ब्लूनेस, रेडनेस, ग्रीननेस, इन सब में से आप अखज़ करते हैं ओ कलरनेस is something called color. So color is a more general thing than whiteness, blueness, redness, and individual white things, blue things, red things are less general. Now वहाँ से जो मैंने अभी दूसरे एग्जांपल्स दिए, स्वीटनेस, बिटरनेस, सॉरीनेस, उसमें भी आप कह सकते हैं ओ टेस्टफुलनेस इज a more general thing. अभी कलरनेस, टेस्टनेस, वार्मनेस, ये सारी चीज़ें, टेक्सचरनेस, whatever, all of these would tell you, oh, there is something called a qualityness. So quality would be the more general. ऐसे ही दूसरा पैरेलल इसी का बनता क्वांटिटीनेस. क्वालिटी, क्वांटिटी, ऐसी चीज़ें करते करते ऐड करते करते फाइनली देयर वुड बी एक पिरामिड सा बन गया. मोर जनरल, एंड देयर वुड बी एट द टॉप ऑफ इट आइडिया ऑफ गुड विच एनकम्पासेस एवरीथिंग. ये प्लेटो की एक्सप्लेनेशन थी कि आइडियाज़ का आपस में रिलेशन क्या है. लेकिन इसमें जो मसला आता है हमको, ये फ़लसफ़े में प्लेटो के ये जो म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन आइडियाज़ है कि हम ऑर्गेनिकली इनको रिलेट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ. प्लेटो हमको बताते हैं कि वाइट थिंग्स जो हैं इंडिविजुअली, ये आइडिया ऑफ वाइट में से कॉपी करते हैं. लेकिन करते कैसे हैं ये? हाउ डू वाइट थिंग्स फॉलो फ्रॉम देयर एसेंस ऑफ वाइटनेस? हीगल यही सवाल पूछते हैं. हीगल का सवाल यही है. ये जो ब्लूनेस है, टेस्टफुलनेस है, स्वीटनेस है, ये सारी चीज़ें से हाउ डू दे फॉलो, हाउ एक्चुअली ये कैसे ये प्रोसेस होता है? हाउ डू दे फॉलो फ्रॉम द आइडिया ऑफ क्वालिटी? हाउ डू ऑल अदर आइडियाज फॉलो फ्रॉम द आइडिया ऑफ गुड? प्लेटो ने तो लोअर आइडियाज को हायर आइडियाज से डिराइव किया ही नहीं. और हीगल के हिसाब से Plato could not have succeeded in reducing the lower from the higher, even if he had attempted. कर ही नहीं सकता था ये. और रीजन इसका हीगल के हिसाब से, बिकॉज दीज आर एम्प्टी एब्स्ट्रैक्शंस. ये आप ख्याली पुलाव कर रहे हैं पूरा, हवा में बिल्डिंग्स बना रहे हैं कि वाइटनेस, ब्लूनेस, कलरनेस. तो फिर जब आपसे पूछते कलरनेस से वाइट कहाँ से आया, आपके पास जवाब ही नहीं होता है, क्योंकि आपने रिवर्स किया होता है, वाइटनेस से कलर को निकाला होता है. They have been reached all of these qualities, quantities, या abstract ideas. You reach them, Hegel कहते हैं, by explaining away, not explaining. By explaining away, बस इग्नोर किया आपने particular qualities को.
एक्सीडेंटल फीचर्स को इग्नोर किया आपने। आपने जो हमको हम बनाता है उन्हीं चीज़ों को इग्नोर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया? आपने वाइट पेपर देखा, वाइट दीवार देखी, वाइट स्नो देखा, ये सारी चीज़ें देखी। इसमें से आपने इनके सारे रियल कैरेक्टर्स को डिलीट करके खुद से बना दिया आइडिया ऑफ व्हाइटनेस। You abstracted it from everything. But a white lily is not something only white. It's something beyond it. इसी वजह से आप फिर प्रूव ही नहीं कर पाते वाइटनेस से कैसे वाइट लिलीज, वाइट रोजेस, वाइट मिल्क, वाइट स्नो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हाउ डू दे कम फ्रॉम? तो क्या करते हैं आप? अपने वाइटनेस के आइडिया को आप डिराइव करने के लिए आप इग्नोर करते हैं स्मेल को, आप इग्नोर करते हैं स्मूथनेस को, आप इग्नोर करते हैं ग्रीन लीव्स ऑफ लिलीज एंड रोजेस, आप ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हो। सिमिलरली आप जो मिल्क की क्वालिटीज़ है उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हो, सिर्फ वाइट को रख देते हो। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ सिर्फ वाइट नहीं है। इसीलिए आप कभी नहीं दिखा पाते हो कि मिल्क कैसे निकला कंसेप्ट ऑफ वाइट से, क्योंकि मिल्क है ही नहीं सिर्फ वाइट। ये हीगल कहते हैं। हीगल कहते हैं कोई भी कंक्रीट एग्जाम्पल जो चीज़ों का है उसमें अनकाउंटेबल न्यूमरस डिटेल्स है और आप उसमें से एक लेते हैं, इस वजह से आप फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब आपने सारी डिटेल्स ओमिट की टू रीच द आइडिया ऑफ वाइटनेस, अब आप कभी भी डिड्यूस नहीं कर पाओगे वाइट थिंग्स फ्रॉम दिस कंसेप्ट ऑफ वाइटनेस, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी बाकी सारी क्वालिटीज को आपने डिलीट कर दिया। इन अदर वर्ड्स, qualities which constitute white things cannot be deduced from the idea of whiteness, for the simple reason that the idea of whiteness has been found by emptying all other characteristics of white things. And from an empty husk of whiteness, one cannot deduce anything whatsoever. ये ऐसी हवा में आपने बनाया, इसका कोई यूज भी नहीं है। तो हीगल के हिसाब से, हीगल के अनुसार, प्लेटो फेल होते अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करते, और जिस हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की फेल ही हुए। So, in order to arrange the ideas in a system, so ideas have to be much more than empty abstractions. They must be concrete. तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कंक्रीट यूनिवर्सल की दहलीज पे आने लगे हैं। अब ये जो कंक्रीट यूनिवर्सल है, अगर अंडर द लाइट ऑफ दिस डिस्कशन वी जस्ट हैड, हम इसके बारे में रूडिमेंट्री, हम बाहर दरवाजे पे खड़े हैं कंक्रीट यूनिवर्सल के, हम पहुंचने वाले हैं लगभग उस कंसेप्ट की ओर। हमको कुछ चीज़ें यहीं पे पता चल गई, क्योंकि जिस वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं वो जो दिक्कतें हमने प्लेटो में देखी वो दिक्कतें तो नहीं होंगी, अदरवाइज इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो दिस कंसेप्ट नाउ, दिस concept, it would depend on human intellect. No, अदरवाइज ये तब सेम ही होगा जो प्लेटो ने बोला। हीगल वुड से कि रूडिमेंट्री लेवल पे हमको इतना तो पता चल गया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। सो इट्स नॉट दैट, नॉर इज इट द आइडिया ऑफ प्लेटो, सिंस द आइडिया ऑफ प्लेटो इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल, इट्स नॉट ए रियल यूनिवर्सल। तो इतनी बात हमको पता चल गई कि कंक्रीट यूनिवर्सल इज नॉट ए कंसेप्ट विच डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इंटेलेक्ट, इट इज़ नॉट ए कंसेप्ट विच कैनॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ह्यूमन माइंड, ऐसा नहीं है। नॉर इज इट द आइडिया ऑफ प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। A concrete universal is not reached by stripping away the differences in details. क्योंकि तब क्या फर्क रहा, नई बात क्या बोली आपने, आप इसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे। नहीं, ये भी हमको पता चला बाहर से, अभी हम बाहर ही खड़े हैं, कंक्रीट यूनिवर्सल को बाहर से देख रहे हैं कि वी डू नॉट रीच टू द कंक्रीट यूनिवर्सल by simply abstracting, by stripping away differences and details in particular things. In fact, अब इसको करेंगे तब कैसे? How do we explain it then? Hegel says, when you formulate concrete universal,
We do not look at instances. We do not look at particulars at all, because we do not reach the universal through particulars. We reach the particulars through universal. It is not the universal that follows the particular. It is the particular that follows the universal. You don't explain a genus through a species. You explain a species through its genus. A concrete universal is a whole. It's a system. And once we know the whole, its parts automatically follow from it. हमको इंडिविजुअल्स की बात करने की जरूरत ही नहीं है. इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. कोई ऑर्गेनिज्म, उसके डिफरेंट पार्ट्स. अगर आप पार्ट्स से ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने लगे तो वही मसला होगा जो आइडियाज के साथ आया प्लेटो के. अब यहाँ उल्टा कर रहे हैं आप. यहाँ पे वो कहते हैं कैट. कैट. Now you can explain all the parts, the forms, the functions, the structures of the idea of the organism जिसके वो पार्ट है. आप फर से कैट को डिड्यूस करते थे, अब उल्टा करें. आप पहले कैट बोले, अब जब आप फर को एक्सप्लेन करेंगे, it would get explained. As soon as we say cat, we at once know the kind of teeth, we at once know the kind of paws, we at once know the kind of tail, we at once know all of these things. But if I tell you only tail, if I tell you only paws separately, you cannot reach a cat. You might reach a tiger, which is essentially a cat, but okay, you might reach wolves. But if I say cat, you would reach the precise things. आपके दिमाग में एक प्रॉपर कैट आ गया. लेकिन अगर मैं उसके पर्टिकुलर से स्टार्ट करता, पॉ, क्ला, ये सारी चीज़ें, whiskers, many of you might have different ideas inside your minds, but not when I say cat first. It is the whole that determines the parts. Hence, the notion of concrete universal is logically prior to particulars. जॉन काइड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में इसको इन वर्ड्स में कहते हैं, and I quote, "Here then we have a kind of universality which is altogether different from the barren and formal universality of generalization, and the indication of a moment of thought corresponding to an inner relation of things, which the abstracting generalizing understanding is altogether inadequate to grasp." तो ये जो concrete universal है, it has been described like what right now? Like a living organism, जिसके particulars हम derive करते हैं, जिसके particulars अपनी meaning derive करते हैं, जिसके particulars अपना function derive करते हैं from the whole. But look at it from the other way around as well. Is the whole also possible without its parts? You would say no. If you remove each and every part from this cat, no cat would remain. So the whole is also sustained by its parts. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो कंप्लीट यूनिवर्सल है इसको मशीन की तरह ना देखें. मशीन इज ऑल्सो ए होल विच हैज पार्ट्स, बट इसमें पार्ट्स कैन एग्जिस्ट विदाउट द होल. फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, गाड़ी का टायर एग्जिस्ट कर सकता है सेपरेटली, गाड़ी की स्टीयरिंग एग्जिस्ट कर सकती है सेपरेटली, क्लच, ब्रेक, सीट्स, विंड स्क्रीन, शीशा, सब कुछ ये सब एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट द कार. मैकेनिकल होल में जो रिलेशन है पार्ट्स की, ये कंपार्टमेंटलाइज्ड है, ये एक दूसरे को छूते हैं बस, ये एक दूसरे का हिस्सा नहीं बनते. दे आर ओनली टचिंग ईच अदर. एक्सल घूमता है, वो दूसरी चीज़ को घुमाता है, ब्रेक प्लेट, क्लच प्लेट, उसको आप ऐसे दबाते हैं, वो आगे मोशन को इम्पार्ट करता है. दे आर ओनली टचिंग ईच अदर, दे आर नॉट बिकमिंग वन. अब एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं केमिस्ट्री में. उसको भी ना समझे आप ये, क्योंकि वहाँ पे यू वुड से देयर इज प्रॉपर मर्जर टेकिंग प्लेस. वहाँ पे भी आपको ये दिख जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे केमिकल्स व्हेन दे
uh, when they add up to each other, they get completely transformed. They give rise to whole which is quite different from the parts. For example, uh, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल अगर लें तो हाइड्रोजन वन ऑफ देम बर्न्स एंड वन ऑफ देम ओके वन ऑफ देम बर्न्स एंड वन ऑफ देम बर्न्स एक जलाता है एक जलता है हाइड्रोजन जलता है हाईली इनफ्लेमेबल और ऑक्सीजन जलाता है इनफैक्ट जलाना इन केमिस्ट्री वुड बी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म समथिंग जो आग बुझाता है और दैट इज़ क्वालिटेटिवली अगर आप और एक तरीके से भी फिजिकली भी देख ले दोनों गैसेस हैं लेकिन जब मिलते हैं तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं तो यहाँ पे जो इंटर रिलेशन अचीव हुई वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू द व्हाट द इंडिविजुअल्स वेयर लेकिन हम जो कंसेप्शन देख रहे हैं कंक्रीट यूनिवर्सल का ये इनमें से नहीं है कोई ये एक ऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिज्म की तरह है देयर इज एन इंटर रिलेशन बिटवीन पार्ट्स एंड होल विच इज वर्किंग एट ए वेरी डीप लेवल यहाँ एक ही है जैसे दोनों पार्ट्स लिव बिकॉज ऑफ द होल एंड होल इज सस्टेन्ड बाय द पार्ट्स अब जाते हैं थोड़ी देर फिर से रिवर्स डायरेक्शन में एरिस्टोटल ने क्या कहा था एरिस्टोटल की जो फॉर्म्स थी दे वर इमिनेंट दे वर प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स ये उनकी एसेंस थी जो खींच रही थी चीजों को यू वांट टू बिकम मी Hegel looks at the whole world as one reality which is guided which is sustained by something he calls the absolute idea जो सबसे जनरल कैटेगरी होगी एब्सोल्यूट आइडिया इज अ सिस्टम ऑफ ऑल आइडियाज अब मैंने एरिस्टोटल क्यों बोला याद करने को क्योंकि एरिस्टोटल भी वो फॉर्म की जब बात करते हैं ना देयर इज अ मोर जनरल फॉर्म वो आगे बढ़ते जाते हैं एंड देन ही रीच द हाईएस्ट फॉर्म व्हिच इज टोटली मैटरलेस सो द एब्सोल्यूट आइडिया दिस इज सिस्टम ऑफ ऑल आइडियाज ये एक इनडिविलिंग स्पिरिट है ऑफ द होल यूनिवर्स छोटे से छोटे कण से बड़ी हकीकत तक फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स इट वर्क्स इन एवरी realm ये जो एब्सोल्यूट आइडिया है मैटर लाइफ माइंड एवरीथिंग वेरी एग्जिस्टेंस इज वन सिंगल ऑर्गेनिज्म and only by treating it as such as one big organism it is through that human history gains in intelligibility हम जो एक्सप्लेन कर पाते हैं हम इसको एक्सप्लेन ही इसी वजह से कर पाते व्हेन वी लुक एट द बिगर रियलिटीज अगर ऐसे देखें हम अब कायनात को एज ए होल सो इंडिविजुअल ऑल ऑफ अ सडन loses his isolation an isolated individual all of a sudden is a myth he ceases to be truly human an individual becomes human by what इंडिविजुअल्स मिलके ह्यूमन नहीं बनाते ह्यूमन से इंडिविजुअल डिफाइन होगा सो व्हाट इज ह्यूमन व्हेन वी से ह्यूमन वी मीन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज वी मीन प्रैक्टिसिंग मोरालिटी वी मीन एक कल्चरल हेरिटेज का प्रोडक्ट और कैरियर वी थिंक ऑफ ए चाइल्ड और ए फादर ए मदर और ए सिस्टर ये सारे अटैच्ड है विद द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिविजुअल नहीं डिस्क्राइब करेगा ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी डिस्क्राइब करेगी इंडिविजुअल को सो व्हेन एन इंडिविजुअल ceases to be any of these things he ceases to be human all these things are what make us human they are indispensable part of the society individual has to develop his moral spiritual powers जहाँ पे वो कैसे उसको अचीव कर सकता है थ्रू फैमिली बाय बिलोंगिंग टू अ सोसाइटी तो इस वजह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द इंडिविजुअल डज नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू द फैमिली इट इज द फैमिली दैट एग्जिस्ट्स फर्स्ट एंड द इंडिविजुअल इज डिफाइंड थ्रू इट oh these are Shahs oh these are Guptas so Guptas came first the individual came later family comes first
individual is found as an indispensable part of this family. और अगर आप इसको फर्दर जनरलाइज करें तो पूरी ये जो इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, गुप्ताज, शाहज एंड अदर्स, ये सब मिलके अब एक बड़ा फैमिली बनाएंगे. So the nation defines the states define the districts define the families. It's the other way around. So the whole humanity is what then? It's a totality of interrelated individuals, families, groups, tribes, nations. तो ये जो ये कंक्रीट यूनिवर्सल है सब के ऊपर आएगा. एब्सोल्यूट आइडिया. ये हीगल के हिसाब से इट्स अ सिस्टम of which the individual, of which the tribe, of which the nation and everything that there is a part. जो भी है वो एब्सोल्यूट आइडिया का पार्ट है. इंसान भी कोई आइसोलेटेड एक्सीडेंट नहीं है. ये जितना भी है ये एब्सोल्यूट आइडिया, इट हैज बीन कॉन्स्पायरिंग फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स टू गिव बट मैन. And man is a very interesting happening in the history of absolute idea. तो अब आपको वो भी दिख रहा होगा, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री. फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री आपको हीगल की लगे हाथ, आप उस पर भी ध्यान दें कि व्हाट इज हिस्ट्री. इट्स अनफोल्डिंग ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया. और उसको उसमें से आप कार्ल मार्क्स को भी डिराइव कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर अभी. लेट्स स्टे टू व्हाट हीगल इज सेइंग. So man is this organic thing in nature and life. He embodies in himself physical processes, vital forces. But itna hi nahi. He also embodies the working of dead matter. Living organisms इसी चीज से ये साइंस कर पाते हैं. By working on this matter, by working on this dead matter, we are able to articulate or we are able to move forward in our scientific pursuits and we attain things. तो ये जो सेपरेटनेस है, इंडिपेंडेंस है, ककून लाइक आइसोलेशन है मैन की, ये भी हकीकत नहीं है. इंसान क्या है? फाइनली इंटरेक्टिंग विद मैटर एवरी टाइम. फिर से जॉन कैट को कोट करेंगे. ही सेज द प्रिंसिपल दैट सॉल्व्स द डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड फाइनाइट माइंड इज दैट देयर आइसोलेटेड रियलिटी and exclusiveness is a figment of imagination, and that the organic life of reason is the truth or reality of both. हमने वो कुछ मशहूर स्टेटमेंट्स बोले थे, यहाँ पे आएगा हीगल का सबसे मशहूर स्टेटमेंट, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल. मुज़ना ने एक बार पूछा था कि हाउ डू वी रिमेंबर दीज फिलॉसफीज. सो वन ऑफ द वेज इज दीज मशहूर स्टेटमेंट्स ऑफ एवरी फिलोसोफर. कॉगितो एर्गो सम, इससे एस्ट परसिपी, बर्कले का. कांट का starry skies and moral inside me. Now ego. Real is rational and rational is real. अब ये आप देखेंगे कि this is where he is trying to correct Kant as well. कांट को ही यहाँ पे कर रहे हैं करेक्ट. कांट ने क्या कहा था कि नॉमिना है लेकिन मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डिस्क्राइब, उसके बारे में नॉलेज नहीं हो सकती. हेगल क्या कह रहे हैं? हेगल कह रहे हैं कि द रियल इज रैशनल. जो होगा वो एक्सप्लेन होगा ही होगा. एंड द रैशनल इज रियल. जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो होगा ही होगा. तो दिस इज द ओनली प्लेस वेयर ही वुड बी करेक्टिंग. जो नॉमिना पे दीवार खड़ी कर दी कांट ने, हीगल से नहीं 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 वहां भी जाएंगे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे. फॉर हीगल इवन गॉड कैन नॉट कीप एनी सीक्रेट्स. Hegel के लिए if we are not able to know those secrets right now, it is because the absolute idea has not reached that level yet. हम जब वहाँ पहुँचेंगे हम उसको भी कर लेंगे एक्सप्लेन. जैसे absolute idea wanted to be known, so इसने एक वो साजिश सी की for billions of years और इंसान पैदा किया.
वो इंसान डेवलप होता गया, थॉट में होता गया, होता गया, होता गया, और यहाँ तक पहुँच गया कि अब उसके बारे में कहने लगा कि ओ इट इज स्पेस और टाइम से फ्री. सो एब्सोल्यूट आइडिया इज नोइंग इटसेल्फ नाउ. उसको पता चल गया कि आई एम फ्री फ्रॉम स्पेस एंड टाइम. ऐसे ही इफ वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो बी इट, वी विल नो इट इन फ्यूचर as the absolute idea keeps on growing. तो हेगल के लिए पूरी कायनात, it consists of ideas which are interrelated in a coherent rational system. Only in this system one has to understand the relation of one element with one another and the whole. ब्रैडली इस रिलेशन को इंटरनल रिलेशन है सब चीज़ों की, ये कहते थे, और हीगल इसको एक लॉजिकल रिलेशन कहते थे. इनफैक्ट हीगल का लॉजिक पे बहुत बड़ा काम है, बहुत बहुत बड़ा काम है इनका. शायद एरिस्टोटल के बाद हीगलियन लॉजिक ही बहुत बड़ा काम. फिर उनके बाद तो है और भी, बट एरिस्टोटल के बाद आई थिंक इट इज हीगल. एंड बहुत लॉजिक पे काम किया. एंड ही इज वन ऑफ द फिलोसफर्स हु स्पीक्स वेरी कॉन्फिडेंटली. ही इज लाइक आई नो इट, देयर इज नथिंग आउटसाइड रैशनैलिटी. सो no matter how we interpret this relation between ideas, no matter how we interpret the relation which an element has with other parts or with the whole, it has to be explained only in a whole of organically interrelated parts. बाद में जो idealists आए, they have preferred to picture this whole as a work of art, in which a part is most intimately and consciously found interlaced into the whole. Without this notion of a concrete universal, idealistic metaphysics और इसके जो main tenets है, they would be inexplicable. So we could only touch complete universal. Science and philosophy remain. तो उसको इंशाल्लाह वो कल देखेंगे.